मैं प्रदीप कुमार सिंह, अध्यापक बिहारी इंटर कॉलेज से आपको कक्षा 10 के वाणिज्य का द्वितीय अध्याय समायोजनाएं पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि अंतिम खाते क्या होते हैं और उसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे को सामान्य समस्याओं को कैसे हल करेंगे। आज की क्लास जो है अंतिम खाता को बनाने से पहले समायोजनाओं को कैसे एडजस्ट करते हैं इसके बारे में बताएंगे। समायोजनाएं जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि समायोजन करना। व्यापारी सबसे पहले योजना तैयार करता है, फिर खाता बही तैयार करता है और फिर तलपट बनाता है। तलपट बनाने के समय तक बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो तलपट में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगर उन खर्चों को उसमें अगर सही से नहीं समायोजित किया गया तो जो लाभ या हानि या आर्थिक स्थिति बताई जाएगी अंतिम खाते बनाते समय वो गलत होगा। उसको सही करने के लिए हम लोग समायोजन लेखे करते हैं। और अन्य शब्दों में ये समझिए, समायोजनाएं वे लिखे हैं जो किसी कारण से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट गए हैं और उनका लेखा अभी तक पुस्तकों में नहीं हो पाया है। आज कक्षा 10 के जो महत्वपूर्ण समायोजनाएं हैं उनके बारे में आपको हम बताएंगे। पहली समायोजना होती है अंतिम रतिया। इसे तो आप पिछले पाठ में भी पढ़ लिए थे। उसमें अंतिम रतिया को हम व्यापार खाते के धनी पक्ष में दिखाए थे और आर्थिक चिट्ठे के हम उसमें भी दिखाए थे। सबसे पहले अंतिम रतिया होता क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम अंतिम रतिया कहते हैं। फिर से आप लोग समझ लीजिए, जो माल साल के अंत तक नहीं बिक पाता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतिम रतिया। इसका जो एंट्री होती है उसे हम बोलते हैं, जब क्लोज करते हैं, इसका समायोजन जब करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी एंट्री हम लिखते हैं। और जब हम अंतिम खाते तैयार करते हैं तो इसको दो जगह दिखाना पड़ता है। जो भी समायोजनाएं होती हैं उसे हमें दो जगह दिखाना पड़ता है। इसे हम एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे और एक बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के क्रेडिट में। ये बैलेंस शीट का संपत्ति पक्ष होता है और ये ट्रेडिंग का संपत्ति पक्ष होता है। फिर से एक बार इसको ध्यान से आप सुन लें। अंतिम रतिया वो रतिया होता है जो वर्ष के अंत तक बिक नहीं पाता है, हमारे पास बचा हुआ रह जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? इसे जब हम अंतिम खाता बनाते हैं तो ट्रेडिंग के हम क्रेडिट में दिखाते हैं और बैलेंस शीट के हम संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। इसकी कभी कभी परीक्षा में एंट्री भी पूछी जाती है। तो एंट्री इसका ये है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। चूँकि क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो गया है तो ये हमारी संपत्ति हो जाती है, तो इसे हम संपत्ति में दिखा देते हैं। ट्रेडिंग क्रेडिट हो गया है तो क्रेडिट साइड में हम इसको स्टॉक को यहाँ दिखा देते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से बना है। ये ट्रेडिंग यहाँ क्रेडिट है, ट्रेडिंग लिखे, क्रेडिट साइड में हम इसको यहाँ पे पहुँचा दिए और बैलेंस शीट में हम इसको इधर दिखा दिए, क्योंकि हमारी डेबिट जो भी होती हैं रतिया टाइप की ये चल संपत्ति है हमारी। ठीक है बच्चों, अगली समझना है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय क्या होता है? ऐसे व्यय जिनका भुगतान अभी नहीं किया गया है लेकिन उसका काम हो गया है। कभी कभी हम किसी मजदूर को कहते हैं ये सामान मेरे यहाँ पहुँचा देना, ठेले वाले से कहते हैं ये सामान हमारे यहाँ पहुँचा देना। वो ठेला वाला हमारे यहाँ पहुँचा दिया लेकिन उस समय हम उसे मिले नहीं तो वो पैसा हमसे नहीं ले पाया। जब हमसे पैसा नहीं ले पाया तो ये व्यय अदत्त व्यय हो गया। जब तक हम इसका लेखा नहीं करेंगे तो हमारा न सकल लाभ सही निकलेगा, न शुद्ध लाभ सही निकलेगा, न आर्थिक चिट्ठा सही निकलेगा। इसलिए इसको हम एडजस्ट करते हैं। पहले यहाँ हमने एक्सपेंसेस लिखा है। एक्सपेंसेस की जगह जो एक्सपेंसेस हो उसका नाम लिख देंगे। सपोज करिए एक्सपेंसेस हमारा यहाँ पे वेजेस है, ठीक है, तो ये लिख के वेजेस अकाउंट यार लिख देंगे। ठीक है, और टू आउटस्टैंडिंग यहाँ एक्सपेंसेस की जगह क्या आ जाएगा? वेजेस। इसी प्रकार यहाँ सैलरी है तो ये सैलरी हो जाएगी, तो फिर यहाँ भी सैलरी हो जाएगी। जो भी नाम होगा वो नाम हम बदल लेंगे। इसे ट्रीटमेंट वहाँ कैसे करेंगे हम? अदत्त व्यय अगर ट्रेडिंग का है, टीआर का है या पीएल का है तो उसे तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। और जो खर्चा है, मान लो यहाँ वेजेज है तो वेजेज में लिखेंगे, ठीक है, सैलरी में है तो सैलरी में लिखेंगे, और उसे
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एक तो ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में दिखाएंगे और दूसरा बैलेंस शीट के इसमें दिखाएंगे। फिर से इसको सारा सुन लीजिए। अदद व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनका काम हो चुका होता है लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ होता है। इसे हम कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग या पीएल जिससे रिलेटेड खर्चा है। अगर मजदूरी का आदत है तो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाएंगे, वेतन का आदत है तो पीएल के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और बैलेंस शीट के हम उसे लायबिलिटी साइड में लिखाएंगे। ठीक है। अगली समझना है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त जस्ट इसका उल्टा है। उसी ठेले वाले को पकड़ते हैं, फिर से हम वही ठेला वाले को हम पैसा कह, ये लो मेरे 20 रुपये पकड़ो, अब तुम मेरा सामान जो है मेरे घर पहुंचा देना। उसी ठेले वाले से हमने कहा ये लो 20 रुपया, ये 20 रुपया तुम्हारे ढुलाई के हैं, पहुंचाने के सामान के, पहुंचा देना। ठेला वाला लेके चला, लेकिन संजोग से उसके ठेले में पंचर हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो वो उसको नहीं पहुंचा पाया। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मुझे दूसरा ठेला करना पड़ा, ठीक है, फिर मुझे उसे पैसा देना पड़ेगा। अब मुझे दो ठेले वाले को पैसा देना पड़ा। एक ठेले वाले से मुझे लेना है पैसा वापस, या उसे मैंने 100 का नोट दे दिया, उसकी मजदूरी 20 रुपये थी, वो पहुँचा दिया, तो 80 रुपये जो हमारे हैं वो अभी समाप्त नहीं हुए हैं, उसका काम मेरा बाकी है, तो इस शर्त से संबंधित नहीं है। इसका ज़्यादातर प्रयोग हमारे आर्थिक स्थिति में बीमा में आता है। बीमा को जिस समय कराते हैं तब से 1 साल के लिए होता है, तो वित्तीय वर्ष के बीच में अगर बीमा करा देते हैं तो वो रकम अगले साल के लिए भी होती है, तो पूर्वदत्त मान के उसे हम आगामी वर्ष का मानते हैं। और हम जो ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं वो किस साल का बनाते हैं? इस साल का। इसलिए इस समायोजन को कैसे एडजस्ट करते हैं? इसकी एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट या टू एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ पे मान लो अगर इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस है तो हम यहाँ पे एक्सपेंसेस की जगह क्या लिख देंगे? इंश्योरेंस। ठीक है। और यहाँ भी हमारे लिख देंगे इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट या टू इंश्योरेंस अकाउंट हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? चूंकि ये प्रीपेड है तो इसे संबंधित व्यय में से घटाएंगे। जैसे मान लो है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है टू पीएल साइड में, हम इंश्योरेंस है, उसमें जो रकम होगा उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड। इंश्योरेंस में से हम इसको घटाएंगे और इसे बैलेंस शीट के हम असेट साइड में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, बाद में इससे हम काम ले सकते हैं। ठीक है। इसका बाद अगला आता है उपार्जित आय। अभी तक हमने व्यय के बारे में पता किया, आदत व्यय, पूर्वदत्त व्यय। अब उपार्जित आय। उपार्जित क्या होता है? जैसे व्यय का हिसाब होता है इसी प्रकार आय का हिसाब होता है। कोई काम हम, कोई सर्विस एजेंट हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं और हमने सर्विस दे दी और सर्विस के बदले मुझे पैसा नहीं मिला, तो ये हमारी आय कैसी है? उपार्जित आय है। उस उपार्जित आय को हमारे आय में होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसे अब एंट्री के द्वारा कर लेंगे। क्या लिखेंगे? एक्रूड इनकम अकाउंट या टू इनकम। मान लो एक्रूड इंटरेस्ट का मामला है, ब्याज का है, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। इसी प्रकार कमीशन का है तो एक्रूड कमीशन अकाउंट या टू एक्रूड कमीशन हो जाएगा। कुल मिलाकर इसे हमें क्या करना है? अपने समायोजित करके सही आर्थिक स्थिति की जानकारी करने के लिए इसको सम्मिलित करना है। इसे हम दो जगह दिखाते हैं, एक तो पीएल के क्रेडिट साइड में, ठीक है, और जो दूसरा है उसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में यहाँ पे दिखाएंगे। पीएल के क्रेडिट में दिखाएंगे क्योंकि हमारी ये आय है। असेट्स में क्यों दिखाएंगे? जब इसमें इसका एक तराजू की तरह होता है, ये जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं बच्चों, एक तराजू की तरह होता है। जो भी हम ट्रीटमेंट ये करते हैं इसका लास्ट में असर बैलेंस शीट पे होता है। क्या होता है? देखो, पीएल के क्रेडिट में हुआ, मान लो ये 200 रुपया है, ये 200 रुपया प्रॉफिट यहाँ को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। ये बैलेंस शीट में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब इस 200 को कैसे पूरा करेंगे? वो 200 यहाँ पे हम लिख कर पूरा करेंगे। जो भी समायोजन होते हैं सबका ट्रीटमेंट इसी प्रकार का होता है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुम सोचोगे तो आधा हल अपने आप तुम्हें निकल आएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो उपार्जित आय को हम कहाँ दिखाएंगे? पीएल के क्रेडिट साइड में। लाभ हानि की चूंकि हमारी आय है
और बैलेंस शीट के असेट में, चूँकि आय है तो हमें मिलेगा ही, तो हमारी संपत्ति है। ठीक है, एंट्री क्या बनती है इसकी, एक्रूड इनकम अकाउंट DR टू इनकम अकाउंट। ठीक है, इसको हम कमीशन से सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्रूड कमीशन अकाउंट DR, और यहाँ भी कमीशन हो जाएगा। ठीक है, अगला है अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, पैसा मुझे एडवांस मिल गया, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण या काम ज़्यादा होने के कारण मैं उस काम को नहीं कर पाया। अन्य शब्दों में अनुपार्जित आय ऐसी आय होती है जिसे हम कमाए नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हमें प्राप्त हो चुकी है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसे को हम दायित्व मानेंगे। तो ये हमारे दायित्व में होना चाहिए और हमारे उस आय से इसको घटा देना चाहिए जिसमें हम इसको प्राप्त कर लिए हैं। इसे हम PL में क्रेडिट में मान लो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट में से घटा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ है इंटरेस्ट, यहाँ भी क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। तो जो भी इनकम हमारी होगी उससे इसकी जगह कमीशन भी कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, घटा दिए तो लाभ घट जाएगा। और दूसरी जगह इसको कहाँ दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इधर दिखाएंगे। तो पहले क्या किए, PL के क्रेडिट साइड में संबंधित आय से घटा दिए जो भी आय है। मान लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता है, यहाँ कमीशन हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी आय है उस आय से हम घटा देंगे, किराया भी हो सकता है, और उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर है। इसके बाद अगला है संपत्तियों पर ह्रास। संपत्ति का कार्यकाल कई वर्षों का होता है, और जब हम कई साल तक संपत्ति को प्रयोग करते हैं तो उसके निरंतर प्रयोग से उसके मूल्य में जो कमी आती है उससे हम क्या करते हैं, संपत्तियों पर ह्रास। संपत्तियों का ह्रास मतलब कि जिस संपत्ति का हम प्रयोग निरंतर करते रहते हैं तो उसके मूल्य में धीरे धीरे क्या होती है, कुछ कमी होती है। तो जो कमी होती है उसको हम ह्रास कहते हैं। सही लाभ और हानि जानना है अगर, तो हमें संपत्तियों के मूल्य में जितनी कमी हुई है उसको लाभ हानि के डेबिट वॉच में दिखाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, डिप्रेशन और असेट्स को हम क्या मानेंगे, एक प्रकार का खर्चा है, तो इसे हम PL के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, PL के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और बैलेंस शीट के असेट्स साइड में से घटाएंगे। ठीक है, सपोज करो यहाँ असेट्स का नाम है बिल्डिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट DR टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा, बिल्डिंग। यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे टू DP ऑन बिल्डिंग। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, बिल्डिंग माइनस DP, घटा देंगे, जो रकम आएगी उसे हम दिखाएंगे। फिर से सुन लीजिए इसको, संपत्तियों पर ह्रास है उसके मूल्य में निरंतर प्रयोग के कारण होने वाली कमी से है। इसे क्या करेंगे, ये एक प्रकार का खर्च है, अप्रत्यक्ष खर्च है, तो इसे लाभ हानि खाते के हम डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में उसे हम संबंधित संपत्ति से घटा देंगे। इसलिए हम यहाँ डिप्रेशन ऑन असेट्स, ये तो कॉमन है असेट्स, यहाँ बिल्डिंग मान के किए, तो डिप्रेशन ऑन बिल्डिंग हो जाएगा, और टू बिल्डिंग अकाउंट मतलब बिल्डिंग में से उतना घट जाएगा, तो बिल्डिंग में से हम ह्रास को घटा देंगे और नेट वैल्यू को फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अगला है पूंजी पर ब्याज। कभी कभी व्यापारी व्यापार में जो पैसा लगाया है उसके बारे में सोचता है कि अगर ये मेरा खाता किसी बैंक में रखे होते इस पैसे को, तो मुझे कुछ ना कुछ ब्याज मिलता ही, तो मुझे बिजनेस करने से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो पूंजी तो अलग से ब्याज मिलना चाहिए और बिजनेस करने का फ़ायदा मुझे अलग से मिलना चाहिए। तो कहता है कि मुझे पूंजी पर ब्याज भी चाहिए। तो जो पूंजी पर ब्याज निकालते हैं तो उससे क्या मानते हैं हम, एक प्रकार का खर्च।
तो इसे हम क्या दिखाएंगे, इसे लाभ हानि के ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। और दूसरे साइड में कहाँ दिखाएंगे, दूसरे साइड में हम पूंजी में जोड़ देंगे। कुल मिला के ये हमारी पूंजी में ही जाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इंटरेस्ट को हम खर्च के रूप में दिखा देंगे तो आय कम हो जाएगी, और आय पे हमें क्या होगा, कर कम देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट दिखा देंगे तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक प्रकार खर्च होगा। जितना इंटरेस्ट हम दिखाएंगे उससे हमारी आय उतनी कम हो जाएगी, उस आय पर हमें कर भी कम देना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये होता है। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो हम इसे दिखाते हैं कहाँ पर, पीएल साइड में, पीएल के डेबिट साइड में। ठीक है, पीएल के डेबिट साइड में दिखाते हैं। और इधर कहाँ दिखाते हैं, इधर हम बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ देते हैं इंटरेस्ट को। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इसके बाद इसमें आता है। अगला है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज क्या होता है, पूंजी पर ब्याज का मतलब होता है व्यापार में व्यापारी द्वारा जो पैसा लगाया गया है वो हमारी क्या होती है, पूंजी। और व्यापारी कभी कभी व्यापार से पैसा अपने खर्चे के लिए भी लेता है, जैसे अपना जीवन बीमा प्रीमियम देना है, अपने घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीस के लिए देना है। तो जो पैसा निकालता है तो लॉजिकल उसका भी इनकम व्यापार के लिए होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार का अस्तित्व जो होता है व्यापारी का अस्तित्व से अलग होता है। तो जब पूंजी पर ब्याज लेने का हकदार है वो, तो आहरण पर ब्याज देने का भी हकदार है। तो आहरण पर ब्याज क्या है, जो व्यापारी अपने लिए पैसा निकालता है, अगर उस निकाले हुए पैसे पे जो ब्याज देता है वो ब्याज क्या कहलाता है, आहरण पर ब्याज। और आहरण के ब्याज को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इसे हम पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्योंकि हमारी इनकम है तो हम इसे क्या दिखाएंगे, पीएल के क्रेडिट साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग घटाते हैं प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को घटाएंगे। कैपिटल में से ये घटाकर जो रकम आएगा उसको बाहर हम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बच्चों। इसके बाद अगला समझना जो है अशुद्ध ऋण है। अशुद्ध ऋण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो पैसा हम ले नहीं पाते हैं। देनदार या तो मर जाता है, या उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि दे पाए, तो दे नहीं पाता है, या कुछ इस प्रकार के दबंग लोग भी होते हैं, उधार लेके नहीं वापस करते हैं। कहा जाता है ना, कर्जा लेकर खाइए जब तक घट में प्राण, बाद में मरने पे रोएंगे देने वाले श्रीमान, कहा जाता है ना। तो वही हाल है, ऐसे भी वो लोग होते हैं। तो ऐसे देनदार जिनको हम उधार माल बेचे हैं, उनमें से जो पैसा वसूल नहीं होता है वो ऋण अशुद्ध ऋण कहलाता है या अप्राप्त ऋण होता है। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष नुकसान है, जो पैसा हम बेचे हैं उसमें से पैसा वापस नहीं आया। तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे पीएल के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ऐसे हम पीएल साइड के डेबिट साइड में लिख देते हैं टू बैड डेब्ट्स। ठीक है, और बैलेंस शीट में डेब्टर्स में से बैड डेब्ट्स घटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अशुद्ध ऋण क्या होता है, फिर से सुन लीजिए एक बार। अशुद्ध ऋण ऐसे ऋण हैं जो देनदारों को उधार माल बेचा गया था और वो पैसा वापस नहीं आया। ठीक है, डूब गया, तो इसे हम कहते हैं अशुद्ध ऋण। इसको कैसे करते हैं हम ट्रीटमेंट, पीएल के डेबिट साइड दिखाते हैं और बैलेंस शीट के हम डेब्टर्स में से उसको घटाकर दिखाते हैं। जनरली इसकी क्या बनती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर, एक प्रकार खर्च है, टू डेब्टर्स, चूंकि डेब्टर्स को हम कम करेंगे इसलिए डेब्टर्स को क्रेडिट कर दिए। ठीक है, अगला है अशुद्ध ऋण तथा संदिग्ध ऋण और संचिति।
बैड डेट्स में क्या होता है, वास्तव में हमारा पैसा डूब चुका होता है। अशुद्ध ऋण संचिति क्या होती है, एक अनुमान लगाता है। जब व्यापारी व्यापार करने लगता है तो उसे पता चलता है कि जो मैं उधार माल बेचा हूँ उसमें से एक निश्चित प्रतिशत कितना डूब चुका है। जो रकम डूब जाती है उसे हम कहते हैं अशुद्ध ऋण। और उसके लिए पहले से जो व्यवस्था बनाते हैं कि इतनी डूब जाती है, 5% डूब जाती है, 10% डूब जाती है, मेरे पिछले साल की जो बिक्री थी उसका कितना परसेंट डूब गया, उसके लिए जो परसेंटेज निर्धारित होता है उसे हम कहते हैं अशुद्ध ऋण संचय। दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही लगभग करते हैं। इसमें क्या है, बैड डेट्स को बाद में घटाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या आता है, इसको में बैड डेट्स को घटाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं हम इसमें पुराने वाले को घटाते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको शॉर्टकट 10वीं स्टैंडर्ड से हम इनके लिए आपको सरल तरीका ये बताते हैं कि आप इसे पीएल साइड के डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। और डेप्टर्स में से घटाएंगे। इसका जो पुराना बैलेंस बचा होता है उसे हम आय में दिखा देते हैं। उसको उसमें से देनदार घटाना होता है, लेकिन उसे हम क्या करते हैं, उसे आय में दिखा देते हैं, ठीक है बच्चों। परीक्षा में कभी कभी इसी एंट्री पूछी जाती है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू डेप्टर्स अकाउंट, इसकी एंट्री बनती है। क्योंकि ये हमारा खर्चा है तो खर्चे को डेबिट साइड में लिखते हैं, यहाँ लिख दिए। ये डेप्टर्स इससे हमारा कम हो जाएगा, इसलिए इसको असेट साइड में हम बैलेंस शीट के असेट साइड में घटा देते हैं। अगला है देनदारों पर छूट के लिए संचय। अभी तक पढ़ा आपने अशुद्ध ऋण। अशुद्ध ऋण क्या हुआ, जिसमें पैसा डूब गया। फिर अशुद्ध ऋण के लिए संचय, ये क्या था, उसमें क्या था, डूबता नहीं था लेकिन अनुमान लगाया कि इतना डूब जाता है, इतना नुकसान हो जाता है, उसकी व्यवस्था पहले से कर लेते हैं। रोहिवाता का उदाहरण है ना, उसमें बताया जाता है कि आदमी को फायदा हो तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक वो प्राप्त न हो जाए, और घाटा की संभावना हो तो उसकी पहले से व्यवस्था कर लो ताकि लाभ कम हो, टैक्स कम देना पड़े। तो यही अवधारणा इसमें भी लागू होती है, दोनों में, अशुद्ध ऋण में, अशुद्ध ऋण संचय के लिए। अशुद्ध ऋण तो है ही खर्च, अशुद्ध ऋण संचय के लिए वो अवधारणा लागू होती है। देनदारों पर छूट थोड़ा सा से हट के है, लेकिन ट्रीटमेंट इसका भी उसी प्रकार से करते हैं। होता क्या है इसमें देनदारों पर छूट का मतलब होता है कि जब हम किसी को उधार माल बेचे हैं, उससे पैसा लेने में काफ़ी समय लग रहा है, तो प्रलोभन देते हैं एक प्रकार का कि अगर इतने दिन के अंदर दे दोगे पैसा तो 2% छूट दे देंगे या 5% छूट दे देंगे। तो वो जो छूट दी जाती है उसके लिए जो व्यवस्था की जाती है वो देनदारों पर छूट कहलाती है, ठीक है। ये एक प्रकार का खर्चा है बिक्री की रकम को जल्दी पाने के लिए, ठीक है। इसकी एंट्री क्या बनती है, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स अकाउंट डीआर टू डेप्टर्स अकाउंट। ये हमारा छूट दे रहे हैं तो मेरे लिए खर्चा है, और ये डेप्टर्स उससे कम होंगे क्योंकि देनदार जितने थे उतने मिलेंगे नहीं, जितना छूट देंगे उतना देनदार कम हो जाएगा, तो उसे हम क्या करेंगे, देनदार से घटाएंगे। इस तीनों का ट्रीटमेंट हम एक जैसा ही करते हैं, ठीक है। तो इसे कहाँ दिखाएंगे हम, पीएल के डेबिट साइड में, और इधर कहाँ दिखाएंगे, इधर बैलेंस शीट के असेट साइड में डेब्टर्स में से घटा देंगे, ठीक है। ये तरीका है इसको ट्रीट करने का। चलिए आगे चलते हैं। अगला है लेनदारों पर छूट के लिए संचय। जस्ट अपोजिट है उसका। जैसे हम अपने ग्राहकों को छूट देकर जल्दी भुगतान पाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार जिनसे हम उधार माल खरीद के लाए हैं वो भी चाहते हैं कि ये भी बंदा जल्दी पैसा दे दे, तो फिर क्या करते हैं, वो भी हमें छूट का प्रलोभन देते हैं। तो उसके लिए जो छूट देते हैं उसके लिए जो होता है वो लेनदारों के छूट कहलाता है। ये हमारी आय होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को हम क्रेडिट कर दिए। चूँकि इससे क्रेडिटर्स क्या होंगे, घट जाएंगे कुछ, तो उसे क्या कर दिया हम, डेबिट। क्रेडिटर्स जनरली क्रेडिट होते हैं, तो उनको डेबिट करेंगे तो उनकी मात्रा कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देनदार का उल्टा नियम लगाएंगे। ये चूँकि हमारी इनकम है तो इसको हम पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ओके। और इधर कहाँ दिखाएंगे, उसमें देनदार में से घटाते थे, इसमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर से घटा देंगे डिस्काउंट। फिर चलते हैं अगले संयोजनाओं पर। निजी प्रयोग के लिए माल निकालना। 12वीं 10वीं स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने हमने पढ़ाए वो पर्याप्त थे, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आपको 2-3 चीज़ और भी बता देते हैं।
निजी प्रयोग के लिए माल निकालना। निजी प्रयोग मतलब अपने खुद के खर्च के लिए जो माल निकालते हैं वो निजी प्रयोग कहलाता है। तो निजी प्रयोग के लिए जब माल निकालेंगे तो माल कहाँ से रहेगा, जो माल हम खरीद के लाएंगे उसी का होगा। तो उससे क्या करेंगे, परचेज को डेबिट खरीदते हैं तो यहाँ से परचेज को क्रेडिट कर दिए कि उतना माल हमारा घट जाता है। और ऐसे क्या करेंगे, हम ड्राइंग साइड में दिखाएंगे चूँकि हमारा निजी व्यय है। ये ड्राइंग को कहाँ दिखाएंगे और इसको कहाँ दिखाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से घटा देते हैं। जो माल ले लिए उसको परचेज में से हम घटा दिए। और इधर बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग के नाम से घटा देंगे। ठीक है, क्या किए इसको, निजी प्रयोग के लिए माल क्या है, फिर से सुन लीजिए। निजी प्रयोग के लिए माल वो माल है जो व्यापारी अपने घर के खर्चों के लिए करता है। अब चूँकि इससे हमारे माल कम होते हैं तो उसे हम क्रय में से घटाते हैं, तो ट्रेडिंग के पीएल में दिखाते हैं। अब बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, चूँकि आहरण पूंजी में से घटाते हैं तो ये हमारा आहरण है तो पूंजी में से इसको हम घटा दिए, कैपिटल माइनस ड्राइंग। इसकी एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट या टू परचेज अकाउंट। ठीक है, इसके बाद है दान और नमूने। दान और नमूने क्या होते हैं, जब हम बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ सैंपल में बांटते हैं कि हमारी चाय बहुत अच्छी है, हमारा ये सामान बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो जो फ्री में बांटते हैं वो एक प्रकार का क्या होता है, विज्ञापन होता है। विज्ञापन कैसा खर्चा माना जाता है, अप्रत्यक्ष खर्चा होता है। दान में क्या होता है, किसी गरीब दुखिया को किसी को दे देते हैं कोई चीज़, तो हमारा क्या कहलाता है, दान। तो ये दोनों एक प्रकार के अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। अप्रत्यक्ष खर्चों को हम कैसे ट्रीट करते हैं, अप्रत्यक्ष खर्चों को हम पीएल में दिखाते हैं। ठीक है, पीएल के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और इधर कहाँ दिखाएंगे, ये ट्रेडिंग में दिखाएंगे। ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस कर देंगे। ठीक है, डोनेशन को और सैंपल को ट्रेडिंग में परचेज में से हम घटा देंगे क्योंकि उसमें से उतना हमारा माल कम हो गया है। और पीएल साइड में उसको हम डेबिट साइड में दिखा देंगे क्योंकि ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष खर्च है, बिक्री को बढ़ाने का खर्चा है। अगला है माल का अग्नि द्वारा नष्ट होना। कभी कभी हमारे व्यापार में आग लग जाती है तो हमारा जो माल रखा होता है उसमें से कुछ नुकसान होता है, तो जो ट्रीटमेंट हम उसके लिए करते हैं वही ट्रीटमेंट हम इसके लिए भी करते हैं। इसका भी वही काम है, इसे भी हम ट्रेडिंग में परचेज में से घटा देते हैं और पीएल में डेबिट साइड में दिखा देते हैं। कभी कभी इस पे बीमा किया होता है तो उसे बीमा कंपनी से मिलता है तो उसे फिर हम इनकम में दिखा लेते हैं या इस लॉस को कम कर देते हैं और उसे एसेट्स में दिखाते हैं। बच्चों, इधर की जो लास्ट के 3-4 समझदाएँ थे ये 10वीं स्टैंडर्ड में जनरली नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी गलती से आ जाएं तो उससे आप घबराएं ना, इसलिए आपको ये जानकारी बता दी है। लेकिन जो शुरू के 12 समझदाएँ थे ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, 10वीं स्टैंडर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं। फाइनल अकाउंट को करने का हम बताए थे पिछले भी क्लास में कि अब जो तरीका है बदल गया है, लेकिन 10वीं के बच्चों को अभी प्रारंभिक ज्ञान लेना है तो उनको बेसिक स्तर पे ही सीखना है, तो उनके लिए ये पर्याप्त है और ये टी शेप में ही बना लेंगे। ठीक है बच्चों, आज का समझना का क्लास ख़त्म हो गया और इसके अंतर्गत आप ये समझ गए होंगे कि समझनाएँ जो होती हैं बिना उसको समायोजित किए हम व्यापार के सही शुद्ध लाभ हानि की गणना नहीं कर सकते, सकल लाभ और शुद्ध लाभ और सही आर्थिक स्थिति का विज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इससे परीक्षा में आपको हर साल कम से कम 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है, कभी तो कहा जाता है किन्हीं 4 संरचनाओं के बारे में एंट्री करिए, ठीक है। कभी कहता है कि 4 संरचनाओं का नाम वो दे देगा कि इसकी व्याख्या कीजिए, जैसे मैं अभी व्याख्या आपको किया। और कभी कभी फुल क्वेश्चन तो रहता ही है, उसमें समझना दिए रहते हैं क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में हल करते समय उनको हम ट्रीट करते हैं। तो इसके क्वेश्चन 3 प्रकार से बनते हैं, तीनों में किसी भी प्रकार से आपको कोई बाधा ना हो, इसलिए सबको कंक्लूज करके हम आपको संक्षेप में ये वीडियो तैयार किए।